गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग पढ़ चुके थे पिछला बार, दूसरा लेसन कंप्लीट हुआ था अम्ल, भस्म तथा लवण। इस बार हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे धातु एवं अधातु, चैप्टर 3। इससे पहले एक बात जानो कि कभी भी वीडियो देखना है तो वीडियो देखने से पहले आपको 3 से 4 पेज रीडिंग करना है पहले अपने से, और उसके बाद फिर वीडियो देखना है। देन वीडियो देखने के बाद फिर से आपको वीडियो को देखने के बाद पुनः फिर से वो 3-4 पेज आप रीडिंग कर लीजिए, और उसमें से कुछ अंदरूनी कुछ क्वेश्चन होगा छोटा छोटा, उसको आप टू द पॉइंट नोट्स बनाए। अभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो भेजा गया है वो सारा एनसीईआरटी बुक से है। हम लोग चूंकि जैक बोर्ड का तैयारी करते हैं और भारतीवन जो किताब है उसका एक एलाइंस किताब है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, भारतीवन में थोड़ा ज्यादा ही किसी चीज को डिफाइन किया है, तो इसलिए हम लोग भारतीवन किताब से पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी में सब चीज को शॉर्ट ब्रीफ करके समझाया, तो ब्रीफ में हम लोग इसके चलते भारतीवन को समझाया जा रहा है, और क्वेश्चन से सारा आपको भेजा जा रहा है किससे, एनसीईआरटी से, ठीक है। और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर भी याद करना है। जैसा कि सीबीएसई ने अपने कोर्स को 30% कम किया है, तो हमारा जैक बोर्ड भी कुछ न कुछ जरूर कम करेगा। आशा करते हैं, आज का शिक्षा मंत्री का घोषणा भी था कि उसी उपलब्ध में हम लोग भी 30% को या उससे कम या उससे ज्यादा कम करेंगे सब्जेक्ट को, सिलेबस को। तो देखा जाए क्या कम होगा, वो तो घोषणा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो पढ़ाई हो रहा है उसको पढ़ाई करते रहे, है ना, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी, जब सभी जगह खुलेगा तो पढ़ाई स्टार्ट होगा, और उस कम समय में पूरे 1 साल की पढ़ाई पूरी होना संभव नहीं है। जो पूरी होगी उसको देखा जाएगा। तुम्हारी कोचिंग का भी इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, है ना। तुम्हारा इस बार की शीतल सबसे टॉप पे रही है 87.2%, ठीक है। आगे देखा जाए कि बहुत लोगों का मार्क्स हमारे पास आया नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं उपलब्ध होने के चलते, ठीक है। जैसा होगा उसके बाद आप लोग के ग्रुप में भेज दिया जाएगा क्या हम लोग का कोचिंग का नंबर आया सारे, ठीक है। ओके, जो हमारे विद्यार्थी पास हुए या सभी जो विद्यार्थी अच्छे नंबर लाए हैं सभी को इस चीज का कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, ठीक है। और आगे अच्छा करें। आगे हम लोग पढ़ते हैं धातुओं एवं अधातुओं का स्थान आज मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही बात है। हम लोगों के जीवन में क्या है, धातु यानी मेटल और नॉन मेटल यानी अधातु का स्थान हमारे मानव जीवन में बहुत जरूरी है। आज अब तक 111 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। अभी तक हमारे इस विज्ञान में तत्व कितने ज्ञात हो चुके हैं, 111, और इन ज्ञात तत्वों में लगभग 2/3 धातु है। 2/3 जो तत्व है उसमें क्या है, धातु। शेष तत्व अधातु है। इन दोनों वर्गों के मध्य विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं की जा सकती, लेकिन प्रत्येक तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। धातुओं के विशिष्ट गुण अधातुओं से सर्वथा अलग होते हैं। धातुओं का जो विशिष्ट गुण है अधातु से हमेशा अलग होता है। इन्हीं विशिष्ट गुणों के आधार पर तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है, और इसी विशिष्ट गुण के आधार पर तत्व का अधातु और धातु में थोड़ा थोड़ा करके वर्गीकृत किया गया, मतलब बांटा गया। आवर्त सारणी में इन दोनों प्रकार के तत्वों को एक काली टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा किया गया है। जो आप नीचे देखोगे बुक में जब पढ़ोगे तो आवर्त सारणी में यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा करके जो लिखा है वो क्या है, तो वो है तुम्हारा आवर्त सारणी में जो काली टेढ़ी मेढ़ी द्वारा किया गया है वो क्या है, मतलब इस सारणी में अलग किया गया दोनों को। धातुओं का स्थान एवं दाईं तरफ, मतलब मुख्यतः जो यहाँ बाईं तरफ है क्या है, धातु है, और दाईं तरफ जो है वो क्या है, अधातु है। बाईं तरफ सब क्या है, धातु, और दाईं तरफ क्या है, सब अधातु। कुछ प्रमुख धातु क्या है, देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक जिसको जस्ता भी कहते हैं, लेड जिसको सीसा भी कहते हैं, कॉपर तांबा जिसको कहते हैं, आयरन यानी लोहा, एल्यूमिनियम, गोल्ड यानी सोना, प्लैटिनम, मरकरी यानी जिसको पारा कहते हैं आदि, ये सब धातु मुख्य हैं। कुछ प्रमुख अधातु हैं जैसे कार्बन, सल्फर गंधक जिसको कहते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये आदि। तत्व में सबसे अधिक उपयोगी धातु ही है। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान वहां होने वाले धातुओं की खपत के आधार पर किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अधिकांश बर्तन या अन्य सामान एल्यूमिनियम, कॉपर, पीतल, स्टेनलेस, इस्पात आदि के बने होते हैं। आयरन जैसी कुछ धातुओं का उपयोग मकान, पूल,
बांध, रेल के डब्बे, रेल के पटरियां आदि के निर्माण में होता है। कुछ धातुओं का सामरिक महत्व होता है, जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जार्केनियम, यूरेनियम आदि। इसका सामरिक महत्व है। इन धातुओं का उपयोग सैनिक उपकरणों के निर्माण में होता है। सैनिक जो चीज का उपयोग करते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। अंतरिक्ष विज्ञान की योजनाओं में होता है। राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा में क्या रहता है, इन सभी चीजों का। साथ ही साथ धातुओं का भी उपयोग होता है, पर ज्यादा मात्रा में इन लोगों का होता है। धातुओं के विशिष्ट गुण, भौतिक गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखो। धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने रहते हैं? 1, 2, 3। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। इन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए तत्व क्या है? धातु है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 1 होगा। और मैग्नीशियम का होगा 12 है तो 2, 8 2 होगा। एल्युमिनियम का 13 है तो 2, 8 3 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम कक्षा में क्या है? 1, 2, 3। 11 का 2, 8 1 करेंगे, 12 का 2, 8 2 करेंगे, एल्युमिनियम का 2, 8 3 करेंगे, तो 3 जो है इसके अंतिम कक्षा में 3 है। यद्यपि हाइड्रोजन और हीलियम की बाह्यतम कक्षा में भी क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह तत्व अधातु है। हाइड्रोजन और हीलियम के अगर देखा जाए तो बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि यह भी धातु होगा, लेकिन नहीं, यह क्या कहलाता है? अधातु। अब विद्युत धनात्मक गुण। धातु में विद्युत धनात्मक होती है। जो भी धातु होती है क्या होता है? विद्युत का धनात्मक होता है। अर्थात इन धातुओं के परमाणु सब अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन से को आसानी से त्याग कर, मतलब ये आसानी से त्याग कर देगा और धनायन में परिवर्तित हो सकते हैं। ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की भांति अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। और ये क्या करता है? ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकटस्थ, मतलब सबसे नजदीक अक्रिय गैस की भांति अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या है? 2, 8 1 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो 2, 8 हो गया, तो ये नियॉन जैसा विन्यास बना लिया। कैल्शियम है 2, 8 8 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ऑर्गन जैसा विन्यास बना लिया। अब है आघात वर्धनीयता। धातु में आघात वर्धनीयता होते हैं, जिसको हम लोग मैलेबल भी कह सकते हैं, मतलब पीटने पर वो बढ़े। अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट करके चादरें बनाई जाती है। कहने का मतलब लोहा पर पीट कर वो चादर बना सकते हैं। सोना एवं सिल्वर सर्वाधिक आघात वर्धे है, मतलब सोना और चांदी जो है सबसे ज्यादा आघात वर्धे। इससे बड़ा बड़ा लंबा लंबा तार बन सकता है, चादरें बनते हैं, इसलिए इनके कागज से भी पतले पत्थर बनाए जाते हैं और हम लोग उसको क्या कहते हैं? तवा। तान्यता। धातुएं तन्य होती है। धातुएं क्या होती है? तन्य, मतलब इसको खींचा जा सकता है ना। अच्छा, अर्थात इन्हें खींचकर इन्हें तार बनाया जा सकता है। सोना एवं सिल्वर सर्वाधिक तन्य होते हैं। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। मतलब 1 ग्राम अगर सोना है तो उससे कितना तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा। इसी प्रकार 100 मिलीग्राम, मतलब ग्राम का भी छोटा है, 100 मिलीग्राम सिल्वर धातु के लगभग 200 मीटर लंबाई के तार से परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब इसको तार में बना सकते हैं। धातुओं की आघात वर्धनीयता एवं तन्यता के गुणों के कारण ही इन्हें विभिन्न रूप देकर आवश्यकता की अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए सिल्वर एवं पत्थर। सिल्वर के पत्थर, जिसको तवक कहते हैं, को मिठाई के ऊपर सजाने में, एल्युमिनियम के बारीक पत्थर को उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, कॉपर के उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं मिठाई वगैरह में देखे होंगे सफेद रंग का जो एक पेपर टाइप का चिपका होता है, वो क्या है? तो सिल्वर यानी चांदी का तवक होता है, पीट पीट कर पतला पत्थर होता है। अच्छा, दूसरा है ये हो गया। और एल्युमिनियम का बारीक पत्थर जो होता है, जिसको हम लोग एल्युमिनियम फॉइल कहते हैं, उसमें जब हम लोग जाते हैं होटल वगैरह में तो हमारा रोटी या और भी सामान को रोल करके देता है, तो वो सारा चीज हमारा क्या है? वो एल्युमिनियम फॉइल है ना। और कॉपर का फॉइल हमारा किसमें बनाने में काम आता है? तो बिजली का तार वगैरह बनाने में आता है। ठीक है। अब द्रवणांक एवं क्वथनांक। धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक कुछ होते हैं। सोडियम और पोटेशियम अपवाद हैं, क्योंकि ये निम्न ताप पर भी पिघलकर उबलने लगते हैं, मतलब कम ताप पर भी पिघलकर उबलने लगते हैं। गैलियम और सीजियम के द्रवणांक बहुत ही निम्न है। यहाँ पर बोला जैसे तुम्हारा कि सोडियम और पोटेशियम का गलनांक थोड़ा कम है, लेकिन
उससे भी कम हमारा किसका है, गैलियम और सीजियम का है। कुछ धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक दिया, जिंक का है 419, ठीक है, और क्वथनांक कितना है 907। लोहा का है 1535 और इसका क्वथनांक कितना है 2750। कॉपर का है 1083 और इसका कितना है 2567। सिल्वर का है 962 और इसका है 2212 क्वथनांक। सोडियम का है 98 और 881 क्वथनांक है तुमको सोडियम का। पोटेशियम का है 63 क्वथनांक और द्रवणांक और क्वथनांक है 774। गैलियम का है क्वथनांक 30 और क्वथनांक है 2400 और सीजियम का है 28 और क्वथनांक है 680। उष्मीय एवं विद्युत चालकता। अब हम लोग देखेंगे कि धातु में जो उष्मीय गुण है और विद्युत आता जाता है कैसे। सभी धातु में उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जितनी भी धातु में उष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक है। सिल्वर धातु उष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। बोल रहा है सिल्वर जो है, चांदी जो है धातु का बहुत अच्छा उष्मा और विद्युत का दोनों का ही बहुत अधिक सुचालक है। जबकि लेड यानी सीसा धातु सबसे कम, मतलब सीसा जो है सबसे कम सुचालक है। अच्छा, धातुओं के इसी गुण के कारण हमारे रसोई घर में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ताकि इन सब का बर्तन को गर्म करने में टाइम न लगे, तुरंत गर्म हो जाए। प्रयोग। अब बोल रहा है लोहे के क्षर को स्टैंड के सहारे क्षैतिज रूप में स्थिर कर देते हैं, जैसा कि आप चित्र में दिखाया गया है, और 2 या 3 जगहों पर थोड़ा थोड़ा मोम चिपका देते हैं। अब मुक्त सिरे को एक ज्वालक बर्नर की सहायता से गर्म करें, जैसा कि यहाँ पे एक जगह मोम और दूसरी जगह मोम लगा हुआ, यहाँ क्षर गर्म किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि लोहे की छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर उष्मा का संचालन होता है। यहाँ अगर गर्म करेंगे तो उष्मा यहाँ से कहाँ तक जाएगा, जहाँ क्लैंप है वहां तक जाएगा, तो मोम पिघल कर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब उष्मा का संचालन होता है। धातुओं के उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होने के कारण यह है कि इनके परमाणुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। कॉपर एवं सिल्वर की गणना सर्वोत्तम विद्युत चालकों में होती है। इसके बाद सोना, एल्युमिनियम और टंगस्टन का स्थान आता है। आयरन की मरकरी विद्युत प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक बाधक होते हैं। आयरन और मरकरी जो है विद्युत प्रवाह में ज्यादा बाधक होते हैं, फिर भी यह ज्यादा मतलब सुचालक में काम आते हैं, ठीक है। धातुओं के विद्युत का सुचालक होने के कारण ही हमारे घरों में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार पर रबर जैसा पदार्थ यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी की परत चढ़ा दी जाती है, ताकि उसके संपर्क में आने पर कोई दुर्घटना न हो। क्योंकि धातु क्या है, कोई भी विद्युत का सुचालक है। तो अगर मान लो उसको हम लोग करंट डायरेक्ट खुला तार में लाएंगे तो घरों में अगर छुएंगे तो हमको करंट लग जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो तार हम लोग को बिकती है उस पर पीवीसी यानी रबर का यानी जो है प्लास्टिक का उस पर परत चढ़ा हुआ रहता है। क्यों चढ़ा रहता है, ताकि हम उसको छू सके, अगर करंट के अंदर फ्लो हो रहा है तो अब उससे हमको कोई खतरा नहीं रहेगा। अब बात, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक, किंतु यह अधातु होता है। अधातु होते हुए विद्युत का क्या है, ये सुचालक। अच्छा, चमक। धातु की सतहें विशिष्ट चमकीली होती है। धातु क्या होती है, बहुत ही ज्यादा चमकीली होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतहें सफेद, सोना की सतह पीली एवं तांबा की सतह लाल दिखाई पड़ती है। जैसे तुम लोग देखे होगे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का सतह सफेद होता है और सोना का सतह कैसा होगा, पीला, और तांबा का सतह कैसा होगा, लाल, और चमकता भी है। अब बात, ग्रेफाइट एवं आयोडीन भी चमकीला होता है। ग्रेफाइट जिससे हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, वो जो काला रंग का रहता है वो कार्बन, वो ग्रेफाइट हुआ, और वह जो है वो आयोडीन भी जो है चमकीली होती है, किंतु ये क्या है, धातु नहीं है, अधातु है। कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन लोहा, कॉपर आदि धातुओं की कठोरता इतनी अधिक होती है कि उन्हें चाकू से काटना संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ धातुएं क्या होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, लेकिन कुछ धातु ऐसे जो मुलायम है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और जिन्हें चाकू से हम लोग काट सकते हैं, लेकिन लोहा, कॉपर ये सब हम लोग काट नहीं सकते। ध्वनि। हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। मतलब हम लोग कोई भी धातु, स्टील का बर्तन हो, लोहा का बर्तन हो, या तुम्हारे पास तांबा का बर्तन हो, उसको अगर हम पीटेंगे तो आवाज आएगा, तो वो ध्वनि जो है धातुई ध्वनि कहलाएगी। भौतिक अवस्था। कमरे के ताप पर धातु सामान्यतः
ठोस होती है। सिर्फ मरकरी सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। सिर्फ मरकरी जो होता है हम लोग का, वो धातु होते हुए भी द्रव के रूप में हम लोग को मिलता है, जो थर्मामीटर के अंदर होता है। घनत्व, लगभग सभी धातुएं घनत्व उच्च होती है। जितनी भी धातुएं सबका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इसका घनत्व यहाँ दिया हुआ कुछ का, जिंक का है 7.1 × 10⁻³ फिर उस तरह आयरन का है 7.9 × 10⁻³ और कॉपर का है 8.9 × 10⁻³ सिल्वर का है 10.5 × 10⁻³, गोल्ड का है 19.3 × 10⁻³ सोडियम का है 0.97 × 10⁻³, पोटेशियम का 0.86 × 10⁻³, मैग्नीशियम का 1.74 × 10⁻³, एल्युमिनियम का 2.7 × 10⁻³। तो इस तरह से कुछ धातुएं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का घनत्व निम्न होता है, बहुत कम, अतः इन्हें हल्की धातु कहते हैं। क्योंकि इसका घनत्व जो है बहुत कम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हल्की धातु, इसलिए हल्की धातु कहते हैं। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, है ना, और आगे की जो रहेगी पढ़ने का रासायनिक गुण, उसको आप लोगों को क्या करना है, घर में रीड करना है अगले दिन के लिए, और अगला हफ्ता हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़े इसमें आप लोग को याद करने वाली चीज है, जैसे कि धातु का द्रव्यमानांक और क्वथनांक, धातु का घनत्व हम बताए, और कैसे धातु का भौतिक गुण के आधार पर उसको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1, 2, 3 कैसे रहेगा तो वो धातु है, और नहीं रहेगा तो धातु है। ये सब बात को थोड़ा दिमाग में बैठा लेना है। ओके, बाय। भी चला नहीं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है क्या कि पढ़ने के बाद वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद पुनः पढ़ना है, उस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चन है उसको करना है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन घर में माँ पिताजी को प्रणाम करना है। और एक बात सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोरोना जिस तरीका से फैल रहा है उसमें आपको बचना है। प्रत्येक दिन गर्म पानी पीना है, साथ ही साथ घर में ज्यादा से ज्यादा रहना है, और घर में रह के ही पढ़ाई करना है, इसलिए कहीं जाना नहीं है तो घर में ही पढ़ना है। ओके, बाय।